हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम आज बात करेंगे पर्पस ऑफ सिल्वीकल्चर की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिल्वीकल्चर क्या है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पर्पस ऑफ सिल्वीकल्चर। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बात किया था कल कि सिल्वीकल्चर क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है ना। जिसमें कि हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्रॉप को कैसे कल्टीवेट किया जाता है, उस चीज़ की बात करते हैं। तो अब बात आती है कि सिल्वीकल्चर की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी, है ना। तो देखिए, सिल्वीकल्चर जो है ये एक तरह से गाइड है ना, जो कि फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट साइंटिस्ट को ये बतलाती है कि वो कैसे फॉरेस्ट क्रॉप को ग्रो जो किया जाता है उसका क्या मेथोडोलॉजी होता है, उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए। तो इन सभी चीज़ों को वो बतलाती है। देखिए, मैंने लिखा है इनेबल्स फॉरेस्टर्स एंड फॉरेस्ट साइंटिस्ट अबाउट द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। ओके, सिल्वीकल्चर को हम हब ऑफ द व्हील भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिल्वीकल्चर जो है फॉरेस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, कि ठीक है ना। ऐसा है, मान के चलिए कि अगर कोई ऑटोमोबाइल है तो सिल्वीकल्चर क्या है, अगर ऑटोमोबाइल है एक फॉरेस्ट्री, तो सिल्वीकल्चर क्या है, उसकी इंजन है। ठीक है। सो अब देखिए, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर विच आई मेंशन हेयर। पहला है प्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, हम लोग को वैल्यूएबल स्पीसीज जब हम लोग उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान के चलिए चंदन का पेड़ है, चंदन का एक पेड़ आप जो है काफ़ी कीमत में बिकता है वो, है ना। देन है इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का मतलब है कि जो लकड़ी आप देखते हैं ना, वो काफ़ी मोटे जो होते हैं, वो हम लोग उसको गर्थ बोलते हैं। तो वॉल्यूम से मतलब यहाँ ये है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना है। ठीक है। देन है कंट्रोलिंग स्टैंड स्ट्रक्चर। देन है प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड टिम्बर। हम लोगों को जो टिम्बर चाहिए, कौन सा टिम्बर चाहिए हम लोगों को, जैसे मान के चलिए आप सखवा हो गया, सागवान हो गया, है ना। ये सब जो कि स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर होता है वो। देन कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब आपको किस एज ग्रुप का चाहिए, या फिर आप मोनोकल्चर करना चाह रहे हो, या आप मिक्स क्रॉप करना चाह रहे हो, तो ये सब कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन में हम लोग देखते हैं। ठीक है। देन है मेंटेनिंग स्टैंड डेंसिटी। ठीक है, स्टैंड डेंसिटी मींस हमने आप पिछले वीडियो में बात किया था स्टैंड क्या होता है ना। तो जो व्यूअर्स नए हैं वो जाकर आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें स्टैंड को मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। देन है रोटेशन इन देन रिडक्शन इन रोटेशन लेंथ। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेशन लेंथ क्या है उस बारे में भी। देन रीस्टॉकिंग द ब्लैंक एंड अनप्रोडक्टिव एरियाज। जहाँ पे जो ब्लैंक एरियाज है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फिर से रीस्टॉक कर सकते हैं। रीस्टॉक मीन्स फिर से वहाँ फॉरेस्ट को स्टेबलाइज कर सकते हैं, वहाँ प्लांट लगा सकते हैं। रिडक्शन ऑफ लॉसेस। ठीक है, जो हमारा क्षति हो रहा है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय दी हेल्प ऑफ सिल्वीकल्चर। देन यूजिंग द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को कैसे आसान बना सकते हैं। देन क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। कंजर्विंग साइट क्वालिटी। इंट्रोड्यूसिंग सूटेबल एक्सोटिक्स। ठीक है, एक्सोटिक्स का मतलब ये होता है जो कि नेटिव नहीं हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग इंडिया है, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ऐसे ट्री जो कि इंडिया में नहीं है, बाहर से लाए गए हैं, उसको हम लोग एक्सोटिक बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टस हो गया, ल्यूसेना लिकोसोफेला हो गया, जिसे हम लोग कॉमनली शू बबूल बोलते हैं, है ना। तो ये सब है। चलिए आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, तो पहला पर्पस ऑफ सिल्वीकल्चर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो वैल्यूएबल टिम्बर है जिसका इकोनॉमिक डिमांड बहुत ज्यादा है, उसको हम लोग ग्रो करते हैं बाय द मेथड ऑफ क्या, बाय द हेल्प ऑफ सिल्वीकल्चर। सॉरी, मैंने मेथड का, बाय द हेल्प ऑफ सिल्वीकल्चर। देखिए क्या है ना, कि जैसे जो कि फॉरेस्ट होता है जनरली, जो वर्जिन फॉरेस्ट होता है। देखिए यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया, वर्जिन फॉरेस्ट। वर्जिन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को कहते हैं जहाँ पे कि ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, एकदम वहाँ मतलब ह्यूमन का जो एक्टिविटी है बिल्कुल जीरो है। उस फॉरेस्ट को हम लोग वर्जिन फॉरेस्ट बोलते हैं। और वर्जिन फॉरेस्ट में क्या होता है कि वो वेल स्टॉक नहीं होता है, वो सब कुछ नेचुरली रहता है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे सारे स्पीसीज आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो सखुआ है, सागवान, आपको बस वही मिलेगा, नहीं, वहाँ पे तरह तरह के स्पीसीज मिलेंगे आपको। बुशेस मिल जाएंगे, जंगल झाड़ियाँ रहेंगी, देन वीड्स रहेगा। तो बहुत सारे स्पीसीज रहेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि
वहां पे जो इकोनॉमिकल वैल्यू स्पीसीज होती है वो कम होती है। मान के चलिए एक जंगल है जो वर्जिन फॉरेस्ट, वहां पे क्या होगा, आपको घास भी होगी, झाड़ियां भी होगी, वीड्स वगैरह भी हो जाएंगे, है ना। कुछ मान के चलिए आपको एक दो इकोनॉमिक वैल्यू स्पीसीज भी मिल जाएंगे। लेकिन हम लोगों का मेन पर्पस क्या होता है, हम लोग चाहते हैं कि मोर ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक गेन कर सके। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिल्वीकल्चर की हेल्प लेते हैं। जो सिल्वीकल्चर क्या है, उसके स्किल्स और प्रैक्टिस को हम लोग यूज करके क्या करते हैं कि जो अनडिजायरेबल स्पीसीज है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू लो है, हम क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। और उसके बदले क्या है कि जो ऐसी ट्रीज हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। उससे क्या होगा कि पहला तो देखिए, जो जितना भी हम लोग पास एरिया है, सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर 5 हेक्टेयर एरिया है, हम क्या करेंगे उसमें जितने भी आपके लो वैल्यूड स्पीसीज हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू कम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। उससे क्या होगा कि पहला तो कंपटीशन भी कम हो गया। जो अब क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स है जो सॉइल में, वो क्या है, वो हमारे डिजायरेबल स्पीसीज को मिलेगी। डिजायरेबल स्पीसीज यानी जिसको हम रखना चाहते हैं, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है। और उससे क्या होगा, हम लोग को ज्यादा इकोनॉमिक गेन होगा, हम लोगों को ऐसे स्पीसीज मिलेगी जिसका इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है। तो इस चीज को हम लोग सिल्वीकल्चर की मदद से कर सकते हैं। देन सेकेंड है इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम की क्या मतलब क्या है, देखिए हम लोग जो फॉरेस्ट्री जो है, जो मेन जो हम लोग फॉरेस्ट्री से समझते हो, फॉरेस्ट में हम लोग काम करते हैं, जो ट्रीज लगाते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक मेन पर्पस होता है टिम्बर से। टिम्बर मीन्स लकड़ी। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, कोई भी जो ओनर है वो सोचता है कि कितना लार्ज अमाउंट में वो वॉल्यूम करे पर यूनिट एरिया। अगर 5 हेक्टेयर एरिया है तो उसमें से वो कितना अधिक से अधिक आपका टिम्बर उसको ऑब्टेन हो, वो करना चाहता है ना। प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, उससे क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये हम लोग सिल्वीकल्चर की मदद से कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है ना, वो सिंपली आपको 3 तरह का मैंने यहाँ क्लासिफाइड कर दिया है। कि मान के चलिए एक जंगल है जो काफी ज्यादा डेंस है, ठीक है, काफी घनी आबादी, घनी घनी जंगल है। दूसरा है कि ओपन है, ओपन मीन्स थोड़ा जो जंगल है वो थोड़ा ओपन ओपन है, जो ट्रीज वगैरह है वो कम है। और तीसरा मान के चलिए अनमैनेज है। अनमैनेज यानी कि वहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर है। तो यहाँ इन तीनों केस में क्या देखा जाता है कि जनरली जो डेंस फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल ट्री विल बी अफेक्टेड। इट मीन्स क्या है कि अगर बहुत सारे पेड़ एक जगह पे लगे हुए हैं तो क्या है, आपस में ही कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन फॉर लाइट, कंपटीशन फॉर वाटर, कंपटीशन फॉर फूड। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं सारे पेड़ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, और जितना उनको बढ़ना चाहिए होता है प्रॉपर उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है इस केस में। ना ओपन फॉरेस्ट के केस में क्या है कि ठीक है, वो आप नंबर तो कम है ट्री का, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज पर यूनिट एरिया क्या है, कम मिल रहा है। तो यहाँ भी दिक्कत है। और अनमैनेज के केस में मैंने बताया कि जहाँ आपको वीड्स वगैरह भी है और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज भी हैं जो कि आप नहीं रखना चाहते, या मान के चलिए उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम है। तो इस केस में क्या होता है, कंपटीशन भी बढ़ जाता है, और दूसरी बात की है, आपको जो वॉल्यूम चाहिए डिजायर, वो मिलता नहीं है। तो ये 3 केस है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि सिल्वीकल्चर के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीज वॉल्यूम कैसे करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टेयर एरिया है इसको हम लोग मेंटेन करते हैं। ऐसा भी हम लोगों को नहीं करना है कि नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टेयर एरिया बिल्कुल कम कर दें या बिल्कुल ज्यादा कर दें। हम लोगों को इसको जुडिशियसली मेंटेन करना है ना। मैंने यहाँ देखिए लिखा है, मेंटेन द जुडिशियस नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टेयर एरिया सो दैट वी कैन अचीव डिजायरेबल एंड हेल्दी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। इससे क्या फायदा होगा कि देखिए सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट और फूड मिलेगा इंडिविजुअल ट्रीज को, और इंडिविजुअल ग्रोथ काफी अच्छी होगी, जिससे क्या है, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका गर्थ बढ़ेगा, है ना। सो दैट विल बी वेरी वेरी मच बेनिफिशियल। हेल्दी कंपटीशन होगी, डिजायर्ड हाइट मिलेगा, डिजायर्ड गर्थ मिलेगा, डिजायर्ड वॉल्यूम। गर्थ यहाँ आप समझिए, गर्थ जो जो ट्रीज होते हैं, ट्री ट्रंक होते हैं, देखिएगा उसका जो राउंडनेस होता है ना, वो जितना मोटा होगा उसका गर्थ उतना ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है हम लोगों का कंट्रोलिंग स्टैंड स्ट्रक्चर। देखिए फिर से यहाँ स्टैंड आया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्टैंड क्या है कि एक प्लॉट पे अगर काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पेड़ लगे हुए हैं, आम है, जामुन है, बरगद है, नीम है, उन सभी
ट्री स्पीसीज को जब हम डिनोट करते हैं प्लॉट में, जो एक प्लॉट लगा हुआ है, तो उस सारे ट्रीज को हम किससे डिनोट करते हैं? स्टैंड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिल्वीकल्चर इज ऑल्सो फॉरेस्ट आर्किटेक्चर, है ना। आर्किटेक्चर जैसे हम लोग यहाँ स्टैंड का स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम लोग क्या वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप देखें हम लोग बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, ठीक वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं बाय दी हेल्प ऑफ सिल्वीकल्चर। और ये बात आप लोग जानिए कि जो ट्रीज है उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना काफी काफी मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बनाना। क्यों? क्योंकि देखिए ये सभी तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट जो ट्रीज है वो क्या है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना एक काफी मुश्किल काम हो जाता है, और इस काम को हम लोग करने के लिए सिल्वीकल्चर का हेल्प लेते हैं, है ना। तो इससे हम लोग सिल्वीकल्चर से स्टैंड का स्ट्रक्चर कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि राजस्थान वगैरह या रेगिस्तान वगैरह जहाँ पे एरिड एरियाज हैं, सूखा जो भूमि है, रेगिस्तान रेत वगैरह जहाँ होती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जनरली कि शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक बनाते हैं। उससे क्या होता है, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट का निर्माण किया जाता है। उसमें क्या है कि हम लोग ट्रीज के हेल्प से ही करते हैं। उसमें क्या है कि जो हमारा फार्म लैंड है, जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, उसको हम लोग जो गर्म हवा है और रेतीला हवा है उससे हम लोग उसको बचाते हैं। जो उसके आप फ्रिंजेस एरिया में वहाँ पे क्या किया जाता है कि एक ट्रायंगुलर शेप में हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज को लगाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो हार्मफुल विंड्स हैं, फास्ट ब्लोइंग विंड्स हैं, वो क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है, और कई केसों में वो क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन से भी बचाता है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ डिजायर टिम्बर, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें डिजायर टिम्बर में, इट मीन्स क्या, आप मान के चलिए कि हम लोग टिम्बर जो चाहिए, टिम्बर कैसा, मार्केट वैल्यू किसका अच्छा होता है, ऐसा टिम्बर जो कि डिजीज फ्री हो, अच्छे क्वालिटी का हो, है ना। इकोनॉमिक वैल्यू हो, इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स की चंदन का लकड़ी है तो काफी अच्छा इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगा, सखुआ है, साल है, महुआ है। तो दीज आर थ्री क्राइटेरियाज, ऑब्जेक्टिव्स होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जो किसी भी ट्री स्पीसीज जो है, टिम्बर ट्री स्पीसीज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हाँ डिजीज फ्री होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू अच्छा होना चाहिए, मार्केट में आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, है ना। तो जनरली क्या होता है, देखिए कि अनमैनेज फॉरेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि पहला तो वहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट कुछ होता नहीं है, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो टिम्बर होता है ना, वो टिम्बर की क्वालिटी हम लोग को सही नहीं मिल पाती है। एंड इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि सिल्वीकल्चर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपना मन लायक टिम्बर को हम लोग ग्रो करवाते हैं, उसकी फार्मिंग करते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग का सिल्वीकल्चर हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है हम लोग का कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन की बात यहाँ कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कंपोजिशन यहाँ दो तरह के कंपोजिशन को कंट्रोल करेंगे, एक है बायोलॉजिकल कंपोजिशन, एक है इकोनॉमिकल कंपोजिशन। बायोलॉजिकल मींस दैट मींस यहाँ पे इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे, और इकोनॉमिकल में हम लोग जो आर्थिक है उसकी बात करेंगे। अनमैनेज फॉरेस्ट में क्या होता है कि देखिए पहला तो अनवांटेड ट्रीज भी आपको बहुत मिल जाएंगे। तो पहले क्या है कि यहाँ पे अनवांटेड ट्रीज वीड वगैरह होगा तो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत होगा कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रीज भी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या है, वीड्स भी जो है ये गैर मतलब का, इसका कुछ लेना जाना तो है नहीं, और ये भी क्या कर रहा है, वो आपका न्यूट्रिएंट्स को, लैंड का न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, किसको अफेक्ट करेगा, जो हमारा जो ट्रीज है, जो जिसको हम लोग ग्रो करना चाह रहे हैं उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। देन क्या है कि अगर वीड्स वगैरह हैं, अनवांटेड ट्रीज अगर हैं, तो क्या होगा कि लेस इकोनॉमिक स्पीसीज पर यूनिट एरिया मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि सब क्या है, मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए सिल्वीकल्चर की मदद लेते हैं। सिल्वीकल्चर इज वेरी यूजफुल इन मेंटेनिंग द डिजायर्ड स्टेटस ऑफ वेजिटेशन पर्टिकुलर लोकेलिटी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए वीड्स वगैरह हैं या अनवांटेड प्लांट आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक कटिंग, कंट्रोल्ड बर्निंग, पॉइजनिंग, रेगुलेटेड ग्रेजिंग एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज करके इसको क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं,
और कंपोजिशन को मेंटेन करके रखते हैं। मान के चलिए आप इवन कंपोजिशन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि केवल आपके जो लैंड है, जो कल्टीवेटिंग एरिया है, वहाँ पे केवल आप चंदन लगा के रखना चाहते हो, तो चंदन के अलावा कोई भी दूसरा पेड़ आता है तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको इनिशियल स्टेज में ही क्या करते हो, काट देते हो, या फिर वीड्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसको कंट्रोल बर्निंग मैंने यहाँ टर्म यूज किया है। कभी भी आप जब फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हो या उसको लिख रहे हो तो कभी भी आप बर्निंग जो है उसको आप नहीं लिख सकते विदाउट कंट्रोल, क्योंकि बर्न जो फायर है ना ये आपका हानिकारक भी और सपोर्टिव भी है। तो कंट्रोल वे में अगर यूज करते हैं तो वो हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है, और अगर विदाउट कंट्रोल अगर आप फायर लगाए हो तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा जंगल को वो खत्म कर देता है। सो कंट्रोल बर्निंग एंड पॉइजनिंग, रेगुलेटेड ग्रेजिंग, ठीक है, एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल मीन्स आप यहाँ पे हर्बिसाइड विडीसाइड की हेल्प ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट है मेंटेनिंग स्टैंड डेंसिटी, ठीक है। स्टैंड डेंसिटी मींस आप जो है स्टैंड की डेंसिटी को भी मेंटेन करना है, तो आप किससे मेंटेन कर सकते हो, सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकते हो। स्टैंड डेंसिटी मेंटेन करोगे तो उससे क्या है, आपको पर यूनिट एरिया जो है वो क्या है, वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, पर यूनिट एरिया जो ट्रीज है वो ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अनमैनेज फॉरेस्ट के केस में क्या होता है, या तो टू डेंस हो जाता है वेजिटेशन या फिर टू स्पैर्स हो जाता है। दोनों ही केस में हमने देखा है कि क्या है, प्रॉब्लम होती है। अगर टू डेंस हुआ तो वहाँ क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे, तो वहाँ जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं जो होना चाहिए इंडिविजुअल ट्री का ग्रोथ वो नहीं हो पाता सही से, है ना। और टू स्पेयर्स रहेगा तो हम लोग को ट्रीज जो है वो क्या है, पहला तो ट्रीज पर यूनिट एरिया भी कम मिलेगी, और दूसरा क्या है कि जब आपस में जो ट्रीज जो है बहुत दूर दूर रहेंगे ना, तो वो क्या होता है, ट्रीज फिर सीधा जाने के बदले वो क्या है, ब्रांचेस निकलने लगते हैं, इधर उधर चले जाता है। तो जो स्ट्रेट टिम्बर हमको मिलना चाहिए, स्ट्रेट बोल जो मिलना चाहिए वो स्ट्रेट नहीं मिलता, और टिम्बर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है ना, उसकी प्राइस कम मिलती है। एंड देयरफॉर वी नीड silviculture to manipulate stand density in the initial stage so that we can achieve the stand density. Now next है रिडक्शन इन रोटेशन लेंथ। ओके, अब बात है यहाँ एक न्यू टर्म आया हम लोगों के सामने, रोटेशन लेंथ, ठीक है। रोटेशन लेंथ क्या होता है ये समझते हैं। रोटेशन सिंपल ये समझ लीजिए, अगर हम किसी पेड़ को लगा रहे हैं, अगर कोई फॉरेस्ट क्रॉप लगा रहे हैं, तो फॉरेस्ट क्रॉप लगाने से लेकर उस समय तक जब वो मैच्योर हो जाए, या फिर उस समय तक जबकि उस पेड़ को काटने से और बाजार में बेचने से उसका इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो अच्छा आपको मिले, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं रोटेशन। देखिए, द पीरियड्स ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू ग्रो अ फॉरेस्ट स्टैंड टू दिस स्पेसिफाइड कंडीशन। कंडीशन क्या होनी चाहिए, इधर वो इकोनॉमिक जो डिजायर्ड इकोनॉमिक वैल्यू वो अटेन कर ले, या नेचुरल मैच्योरिटी अटेन कर ले, इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, इसको आप लोग रोटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग रोटेशन जो है, रोटेशन लेंथ को कैसे कम कर सकते हैं। मान के चलिए हमने बताया कि एग्रीकल्चरल क्रॉप जो होते हैं उनका रोटेशन जो होता है क्या 6 मंथ्स का होता है, 8 मंथ्स का होता है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ जो है फॉरेस्ट ट्रीज की बात करें, फॉरेस्ट ट्री स्पीसीज की बात करें, तो मिनिमम रोटेशन पीरियड जो होता है वो 10 years का होता है, अगर हम लोग देखें, और मैक्सिमम तो 120-150 years होता है। आप समझ रहे हो, 150 years एक ह्यूमन बीइंग का भी जो लाइफ स्पैन होता है उससे भी कई ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो रोटेशन को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, और वो उसमें हम लोग को हेल्प करता है सिल्वीकल्चर। इसमें क्या है, इसका तरीका है कि अगर आप डेंसिटी ऑफ क्रॉप को रेगुलेट कर पा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो ग्रोथ रेट होता है वो इंक्रीज होता है, और इस कारण जो रोटेशन है वो रिड्यूस होता है। सपोज मान के चलिए आप एक 5 हेक्टेयर लैंड है, उसमें आपने काफी ज्यादा डेंसली प्लांट लगाए हैं। उससे क्या होता है कि जब डेंसली प्लांट लगाओगे तो जो लैंड है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें जो वाटर है, मिनरल्स है, उसके लिए स्टिप कंपटीशन हो जाता है ट्रीज के बीच में। और वो क्या होता है कि जहां उसे 50 years में मैच्योरिटी अटेन करनी थी, अब वो क्या होगा, अब वो आपका 30 years में, सॉरी, अब वो क्या होगा, आपको वो 80 years 90 years लगाएगा वो मैच्योरिटी अटेन करने में। सो अगर आप जो डेंसिटी है उसको, क्रॉप डेंसिटी को आप अगर रिड्यूस करके रखोगे, उसको मेंटेन करके रखोगे, बैलेंस करके रखोगे, तो वो क्या होता है कि जो ग्रोथ रेट होता है वो
इंक्रीज होता है, और जब ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा तो हमारा रोटेशन क्या है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। रोटेशन रिड्यूस होगा तो हम जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करके उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। देन आप देखिए रीस्टॉकिंग द ब्लैंक एरियाज। रीस्टॉकिंग द ब्लैंक एरियाज यानी कि ऐसे एरिया जहाँ जो ब्लैंक है वहां पे हम लोग क्या है उसको फिर से स्टॉक कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये रीजन है जो ब्लैंक एरियाज हो जाते हैं, इसके कुछ रीजन है। पहला तो फायर हैजार्ड्स, अगर आग वगैरह लग गया तो पूरा का पूरा एरिया क्या है वो बर्बाद हो जाता है। देन है अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग। ठीक है, अनकंट्रोल्ड इट मीन्स कि क्या है, ग्रेजिंग जो है लिमिट क्रॉस कर जाता है, उसके कारण क्या होता है कि सीडलिंग सैपलिंग्स जो है वो भी जो है एनिमल्स ग्रेज कर जाते हैं, ब्राउज कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो जर्मिनेशन है वो प्रोसेस हो ही नहीं पाता, सीडलिंग स्टेबलाइज नहीं हो पाता, और जब सीडलिंग स्टेबलाइज नहीं होगा तो फिर वेजिटेशन कहाँ से रहेगा। तो ये है। तीसरा क्या है कि क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। हम लोग एग्रीकल्चर के लिए भी क्या करते हैं, जंगल के जंगल को खत्म कर दे रहे हैं। देन डिस्ट्रक्टिव लॉगिंग। डिस्ट्रक्टिव लॉगिंग्स ये एक तरह से ह्यूमन ग्रीड है कि ज्यादा से ज्यादा पाने के लालच में हम लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट थिंकिंग एनी environmental concern, we are recklessly felling the trees that leads into blank areas and unproductive areas है क्या। तो हम लोग रिस्टॉक कैसे कर सकते हैं, तो सिल्वीकल्चर के माध्यम से। जैसे हम लोग जानते हैं इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैंक एरियाज को फिर से रिस्टॉक कर सकते हैं। अगला है ईजिंग दी हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग को कैसे आसान करता है, जैसे यहाँ समझिए कि जो हिलीज एरिया वहाँ पे टिम्बर को काफी एक भगवान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ वो जलावन के लिए लकड़ी, फल फूल इत्यादि उससे मिलता है। सो बट यहाँ पे क्या है कि जो अगर मान के चलिए जो हिली एरिया, अगर वहाँ जो फॉरेस्ट है अगर इल मैनेज होगा, विदाउट सिस्टमेटिक नहीं होगा, तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, कर्ज बन जाता है। कर्ज इसलिए बन जाता है क्योंकि ठीक है वहाँ पेड़ तो है, वहाँ लकड़ी तो है, लेकिन वहाँ क्या है प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती, सिल्वीकल्चर आप टेक्निक्स अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इल मैनेज फॉरेस्ट बने ही ना, उससे पहले हम प्रिकॉशन ये लेते हैं कि इनिशियल स्टेज में ही हम लोग क्या करते हैं, सिल्वीकल्चर टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, जिससे कि क्या है कि एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग हम लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, एंड इजिली वी कैन डू हार्वेस्टिंग। ओके, सो सिल्वीकल्चरल मेथड्स के द्वारा हम लोग हार्वेस्टिंग को भी आसान कर सकते हैं। देन है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक्स। ठीक है, एक्सोटिक्स का मैंने मतलब बताया कि ऐसे ट्री स्पीसीज जो कि नेटिव नहीं हो, जैसे कि इंडिया के बाहर के हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यूकलिप्टस हो गया, ल्यूसोना लिकोसेफेला हो गया, जिसको हम लोग सुबबूल भी बोलते हैं कॉमनली, है ना। सो अब वाई एक्सोटिक्स, एक्सोटिक्स की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ गई, हमारे इंडिया में भी तो काफी सारे टिम्बर स्पीसीज हैं, ट्रीज हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए हम लोग को एक्सोटिक्स की जरूरत इसलिए पड़ी टू मीट दी डिमांड दैट कांट फुलफिल बाय इंडिजिनस ट्री। ठीक है, अब भाई ऐसा कौन सा डिमांड है जो कि इंडिजिनस ट्रीज हमारे फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो देखिए पेपर एंड पल्प एंड फ्यूलवुड्स। ठीक है, पेपर एंड पल्प और फ्यूलवुड डिमांड जो है वो हमारे जो इंडिजिनस ट्री स्पीसीज है वो 100% फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों को क्या है एक्सोटिक ट्री स्पीसीज का मदद लेना पड़ा, जिसमें कि यूकलिप्टस है, ल्यूसेना लिकोसोफेला है ना। इसमें देखिए क्या है कि फ्यूलवुड जो है ऐसे ट्री स्पीसीज फ्यूलवुड के लिए काफी बेस्ट माने जाते हैं, जिनका क्या है कि रोटेशन पीरियड क्या हो कम हो। उससे क्या होगा कि जितने जल्दी जल्दी आप उसको हार्वेस्ट करोगे या इंटरमीडिएटरी फेलिंग करोगे, उससे क्या है आपको शॉर्ट इंटरवल पे आपको क्या है लकड़ी मिलते रहेगी। क्योंकि फ्यूलवुड अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप उसको 10 साल बाद एक बार काटोगे और फ्यूलवुड जलाओगे, नहीं, फ्यूलवुड की जरूरत तो आपको क्या है रेगुलरली पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जिसमें इंटरमीडिएटरी फेलिंग ज्यादा हो पाए, है ना, तो उस चीज के लिए हम लोग फ्यूलवुड देखते हैं। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए, है ना, जैसे यूकलिप्टस काफी यूज हो रहा है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में। Hence, we must know the silviculture skills and knowledge to grow exotic। अब exotics लगाना है, exotic tree species लगानी है, तो हमें उसके बारे में जानना होगा कि उसका क्या उसको हम लोग कैसे प्रॉपरली मैनेज कर सकें, कैसे उसका ग्रोथ होगा। तो इस सभी चीजों के लिए हम लोग को सिल्वीकल्चर की मदद लेनी पड़ती है। देन है क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ओके, अब देखिए मान के चलिए अभी क्या है, हम लोग जो क्लाइमेट देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है काफी ज्यादा हम लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो टेम्परेचर राइज है काफी ज्यादा हो रहा है। तो इस चीजों के मिटिगेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि हमारा टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन रहे, जो कार्बन इमिशन इतना हो रहा है वो कार्बन क्या हो पाए
वो कार्बन सिक्विस्टर हो पाए। सो इन सभी चीज़ों के लिए आर्टिफिशियल फॉरेस्ट क्रिएट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हाउ कैन वी क्रिएट? तो बाय द हेल्प ऑफ सिल्वीकल्चर। एज वी ऑल नो, नेचर इज द ग्रेट मास्टर ऑफ मैन एंड डज लॉट ऑफ सर्विस द मैन इन क्रिएटिंग द फॉरेस्ट विच आर कॉल्ड द नेचुरल फॉरेस्ट। देखिए, नेचर ने हमें नेचुरल फॉरेस्ट दिया है ना, बट क्या है कि सम पार्ट जो है अभी भी रिमेन ब्लैंक है, या फिर क्या है कि वो किसी कारणवश रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है खुद से नेचुरली। तो इस केस में हम लोगों को सिल्वीकल्चर की मदद चाहिए, और सिल्वीकल्चर से हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन रिडक्शन ऑफ लॉसेस। अब देखिए, अब फॉरेस्ट है तो जैसे कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में हम जानते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट अटैक होता है और क्या है, फसल बर्बाद हो जाती है। सेम केस है फॉरेस्ट के केस में कि डैमेजिंग एजेंसीज होती हैं, इंसेक्ट्स है, पेस्ट्स है, टर्माइट्स है। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल हम कैसे कर पाएँ ताकि हमारा फॉरेस्ट जो है वो डैमेज नहीं हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी हम लोग सिल्वीकल्चर की हेल्प लेते हैं। और जब हम इसको जुडिशियसली कंट्रोल कर लेंगे तो क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। द लॉसेस शुड बी रिड्यूस्ड टू मैक्सिमाइज द एक्सटेंट टू हार्नेस द फ्रूट ऑफ सिल्वीकल्चर। हम लोग जितना हम लोग सिल्वीकल्चर का मदद लेके जो है इसको कंट्रोल करेंगे लॉसेस को, तो हमारा क्या है, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। ओके, अब नेक्स्ट है कंजर्विंग द क्वालिटी, साइट क्वालिटी। ओके, हम लोग साइट क्वालिटी को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। यहाँ देखिए एक टर्म आ रहा है साइट क्वालिटी। अब मैं आपको बता दूं साइट क्वालिटी क्या है। साइट क्वालिटी कुछ नहीं है, ये एक्चुअली क्या है कि साइट क्वालिटी इज अ फैक्टर, एक कंबाइंड फैक्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का एक प्लेस में, जो कि क्या करता है, वहाँ पे उस प्लेस की लाइफ की प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। उसे हम लोग साइट क्वालिटी बोलते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए कोई एक एरिया है, वहाँ सॉइल जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट क्वालिटी बन जाती है। डिफिनेशन आप एक बार देख लीजिए, साइट इज नथिंग बट द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑफ ए प्लेस दैट डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो किसी प्लेस की ऐसा फैक्टर, वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, जो कि उस साइट की प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करता है। जैसे मान के चलिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉइल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट क्वालिटी फैक्टर हो जाता है। मान के चलिए अगर सॉइल डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट कम है, डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल का, तो वहाँ क्या है, पहला तो वेजिटेशन लॉस हो जाएगा। वेजिटेशन लॉस हो जाएगा तो जो उस वेजिटेशन पे जो एनिमल फीड कर रहे थे प्लांट पे, वो खत्म हो जाएंगे, है ना। अब जब ट्री नहीं रहेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की खत्म हो जाएगी, वाटर का इशू हो जाएगा। एंड ये बात आप जानिए कि जो सॉइल है इसको कंजर्व करके रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए क्योंकि देखिए जो सॉइल है, आप लोग जानते हैं कि सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है सॉइल बनने के लिए, ठीक है, काफ़ी प्रोसेस है उसको बनने के लिए। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली नियरली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सॉइल। सो हम लोगों को क्या है कि सॉइल को कंजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो हेयर these were some of the purposes of silviculture, है ना। हमने देखा कि क्या क्या पर्पस है सिल्वीकल्चर के। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियोस में हम सिल्वीकल्चर के फर्दर टॉपिक्स को डील करेंगे। सो थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो।